नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है नवमांश कुंडली। मित्रों, ज्योतिष में नवमांश कुंडली को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह सभी वर्ग कुंडलियों में सबसे अहम मानी जाती है। जन्म कुंडली के बाद ज्योतिष के विद्वान सबसे अधिक अध्ययन करते हैं तो वह नवमांश कुंडली का। मित्रों, चार्ट पेपर में मैं एक नवमांश कुंडली आपके सामने बना के लाया हूँ। मित्रों, जैसे लग्न कुंडली को देखा जाता है कि ये पहला भाव हो गया, मित्रों ये दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया, ये पांचवा भाव हो गया, ये आपका छठा भाव हो गया, ये आपका सातवां भाव हो गया, ये आपका आठवां भाव हो गया, ये आपका नौवां भाव हो गया, ये आपका 10वां भाव और आपका मित्रों ये 11वां भाव और अंत में आपका मित्रों ये 12वां भाव। तो मित्रों आज मैंने नवमांश कुंडली में मेष लग्न की कुंडली बनाई है, जो मैंने आपको अभी बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। तो जन्म कुंडली के बाद सबसे ज़्यादा अध्ययन की जाती है तो मित्रों वो होती है नवमांश कुंडली, जिसको D9 चार्ट कहते हैं। मित्रों, लग्न कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है नवमांश कुंडली को माना जाता है। यह कुंडली का नवम भाग है। इसे अंग्रेजी में D9 चार्ट भी कहते हैं। मित्रों, जिस प्रकार लग्न हमारे शरीर को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार नवमांश हमारी आत्मा को बताता है। मित्रों, इतना महत्वपूर्ण होता है नवमांश कुंडली। फलित ज्योतिष में नवमांश कुंडली का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली का फलित अधिक सटीक और सूक्ष्म होता है। मित्रों, जो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो सिर्फ जन्म कुंडली को देख के जो है फल की जो है गणना करते हैं, फलित करते हैं, वो गलत है। मित्रों, लग्न कुंडली को तो आप चेक करिए ही, लेकिन साथ में नवमांश कुंडली को भी देखिए कि ग्रहों की क्या स्थिति है नवमांश कुंडली में। इसके बाद जो है कुंडली की जो है आप गणना करिए। मित्रों, ज्योतिष में लग्न कुंडली को बीज रूप में देखा जाता है, जबकि नवमांश कुंडली को फल के रूप में। इसलिए लग्न कुंडली के अलावा इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, यदि लग्न कुंडली में, ध्यान से समझिएगा मित्रों, यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का है लेकिन नवमांश कुंडली में वह ग्रह उच्च का होता है तो उसका फल सर्वथा बुरा नहीं होगा, वह आपको औसत फल प्रदान करेगा। मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में, मित्रों ये लग्न कुंडली आपके सामने बना के रखा हूं, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन नवमांश कुंडली में वह उच्च का होगा तो उसका फल सर्वथा बुरा नहीं होगा, वह आपको औसत फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का होके बैठा है और वह नवमांश कुंडली में नीच का हो जाए तो वह ग्रह आपको मिले जुले परिणाम देगा। मित्रों, इतना बड़ा प्रभाव होता है नवमांश कुंडली का। ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का जो है किस राशि में बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में, इसको चेक कर लेना चाहिए, तब जन्म कुंडली की भविष्यवाणी करनी चाहिए। मित्रों, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को मिला के जो है आप फलित करिए, नहीं तो आपकी गणना गलत हो सकती है। मित्रों, नवमांश कुंडली से मुख्यतः वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि नवमांश कुंडली का उपयोग केवल वैवाहिक जीवन को देखने के लिए किया जाता है, बल्कि सत्य यह है कि नवमांश कुंडली का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है जिसमें दाम्पत्य जीवन भी सम्मिलित होता है। मित्रों, खाली वैवाहिक जीवन की गणना आप मत करिए,
प्रत्येक क्षेत्र के लिए आप जो है नवमांस कुंडली को देखिए मित्रों। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए देखना है, आप कैरियर के लिए देखिए, संतान के लिए देखिए, सारी चीज़ों के लिए आप जो है नवमांस कुंडली को आप चेक करिए। जीवन के सभी क्षेत्रों के विचार के साथ साथ मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, जीवन के सभी क्षेत्रों के विचार के साथ साथ ग्रहों के शुभाशुभ बल एवं ग्रहों के स्थिति का विचार किया जाता है कि ग्रह की स्थिति क्या है, मतलब ग्रहों का बल और उनका शुभ और अशुभ प्रभाव का विचार नवमांस कुंडली से मित्रों किया जाता है। कुंडली में ग्रह उच्च राशि में हो परंतु वह नवमांस कुंडली में नीच राशि में हो जाए तो उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसके विपरीत लग्न कुंडली में ग्रह नीच राशि में हो परंतु नवमांस कुंडली में वह उच्च राशि में हो जाए तो उसके अशुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसकी नीचगत स्थिति की अशुभता में कमी आ जाती है मित्रों, इतना प्रभाव होता है नवमांस कुंडली का। तो मैं बार बार आपसे इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि जन्म कुंडली को तो आप देखिए ही, देखिए मुख्य तो जन्म कुंडली होती है, उसके बाद आप नवांश कुंडली का अध्ययन जरूर करिए मित्रों। नवमांस कुंडली में यदि ग्रह छठे, आठवें और 12वें त्रिक भाव में हो स्थित हो तो उसके शुभ प्रभाव में कमी आती है मित्रों। ध्यान से समझिएगा मित्रों, नवमांस कुंडली में यदि ग्रह छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में त्रिक भाव में स्थित हो तो उनके शुभ प्रभाव में कमी आती है, ग्रह कमजोर माना जाता है मित्रों। नवमांस कुंडली में केंद्र मित्रों, अब जैसे केंद्र भाव कौन से हो गए, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, और त्रिकोण भाव कौन से हो गए मित्रों, 5वां और 9वां। तो नवमांस कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित ग्रहों के शुभ फलों में वृद्धि होती है मित्रों। ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है मित्रों। देखिए नवमांस कुंडली के जो मुख्य सूत्र है, नियम है, वो मैं सब आपको बता रहा हूं मित्रों, इनको आप ध्यान से समझिएगा। नवमांस कुंडली में मंगल देव अगर छठे भाव में हूं, ध्यान से समझिएगा मित्रों, नवमांस कुंडली की बात कर रहा हूं, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नवमांस कुंडली के नियमों की बात कर रहा हूं। नवमांस कुंडली में मंगल देव छठे भाव में, बुध देव 8वें भाव में और शुक्र देव 12वें भाव में स्थित हो तो यह यहाँ पे अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं मित्रों। ये एक नियम है, मंगल छठे भाव में नवमांस कुंडली में हो, बुध देव अष्टम भाव में 8वें भाव में हो और शुक्र देव 12वें भाव में हो तो ये जो है मित्रों यहाँ पे खराब प्रभाव नहीं देते हैं, खराब नहीं माने जाते। ये एक ज्योतिष का एक नियम है नवमांस कुंडली में मित्रों। जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में स्थित है और नवमांस कुंडली में भी वह उसी राशि में स्थित हो तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। ध्यान समझिएगा मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, आपके सामने मैं लग्न कुंडली बना के रखा हूं। अब लग्न कुंडली में मित्रों अगर जो है शनि देव जो है मित्रों जो है लग्न कुंडली में मेष राशि के हो जाए मित्रों, यहाँ पे मेष राशि के हो जाए, नीच के हो जाए और मित्रों इसके बाद जो है वो नवमांस कुंडली में भी मेष राशि में बैठ जाएंगे तो नीच के वर्गोत्तम हो जाएंगे मित्रों। कहने का अर्थ ये है कि मित्रों मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के बैठे हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए एक 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर कर्क राशि को प्रेजेंट करता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है अगर जो है 4 नंबर में लग्न कुंडली में बैठे हैं, 4 नंबर यानी कर्क राशि में और नवमांस कुंडली में भी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम माने जाएंगे। तो वर्गोत्तम ग्रह जो होता है वो सर्वदा शुभ प्रभाव देता है मित्रों। और लग्न अगर वर्गोत्तम हो जाए, अब लग्न वर्गोत्तम कैसे होगी मित्रों, जैसे देखिए मित्रों लग्न चार्ट में मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है जो 1 नंबर से जो है प्रारंभ होती है। 1 नंबर यानी मेष राशि, ग्रह स्वामी मंगल देव। तो मेष लग्न की कुंडली उदित हो रही है लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में भी जो है मेष लग्न अगर उदित हो जाए तो आप मान के चलिए कि लग्न जो है वर्गोत्तम हो जाएगा। और लग्न वर्गोत्तम है तो वो सर्वाधिक शुभ फलदायक होता है। ऐसे व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो है बहुत
स्ट्रांग होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। मित्रों सूर्य ग्रह वर्गोत्तम हो तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मित्रों अब मान लीजिए कि सूर्यदेव जो है मित्रों सिंह राशि में जो है लग्न कुंडली में है मित्रों, सिंह राशि में, और नवमांश कुंडली में भी अगर सूर्यदेव जो है सिंह राशि में हो गए तो वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। तो जो है वर्गोत्तम होने में व्यक्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के वर्गोत्तम होने पर जातक शांत प्रकृति का होता है, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और वह मजबूत मन का होता है। मित्रों मंगल देव अगर वर्गोत्तम हो तो जातक को उत्साह और साहस की और नेतृत्व की क्षमता देखी जाती है। मित्रों बुध देव अगर वर्गोत्तम हो गए तो जातक बुद्धिमान और तर्क करने वाला होता है। मित्रों देवगुरु बृहस्पति के वर्गोत्तम होने पर व्यक्ति ज्ञानी एवं सम्मान पाने वाला व धार्मिक होता है। शुक्रदेव वर्गोत्तम हो तो जातक सौंदर्य और कला प्रेमी होता है। मित्रों शनिदेव अगर वर्गोत्तम हो जाए तो जातक न्यायप्रिय एवं कर्मयोगी होता है। मित्रों अपने कार्य के प्रति तत्पर रहता है। राहु और केतु वर्गोत्तम होने पर अपनी स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। क्यों मित्रों? क्योंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ये अपने मित्र ग्रहों की राशियों में शुभ फल प्रदान करते हैं और अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो इनको जो है मित्रों अलग तरीके से जो है जन्म कुंडली में देखा जाता है। मित्रों हम किसी भी ग्रह के अस्त होने का विचार सिर्फ जन्म कुंडली को देखकर कर देते हैं। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। मित्रों अब देखो मित्रों सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाता है, मान लीजिए सूर्यदेव जो है बैठे हुए हैं दशम भाव में और उनके साथ जो है शुक्रदेव अगर बैठ जाए मित्रों और 12 डिग्री का अगर प्रभाव नहीं होगा मतलब दोनों के बीच में, तो जो है शुक्रदेव जो है अस्त माने जाएंगे। तो हम किसी भी ग्रह के अस्त होने का विचार सिर्फ जन्म कुंडली को देखकर कर देते हैं। यदि कोई ग्रह सूर्य के साथ युति बनाकर बैठा हो और उस ग्रह और सूर्य की डिग्री में 12 डिग्री का अंतर नहीं है तो वह ग्रह अस्त माना जाता है और हम कह देते हैं कि यह ग्रह फल देने में सक्षम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, ये गलत सूत्र है। कोई ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य से युति बनाकर बैठा है मगर नवमांश कुंडली में मित्रों वह ग्रह जो है सूर्य से 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे चला जाए तो वह ग्रह अपना फल देने में सक्षम होता है। देखिए मित्रों मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, सूर्य के साथ लग्न कुंडली में शुक्रदेव बैठे हैं युति बना के और 12 डिग्री से अंतर भी कम है इनके बीच में, तो शुक्रदेव जो है अस्त हो गए। लेकिन नवमांश कुंडली में आप चुप कर लीजिए कि जो है सूर्यदेव मान लीजिए अगर यहाँ पे बैठे हैं दशम भाव में और शुक्रदेव जो है नवमांश कुंडली में 2 घर इनसे पीछे यानी यहाँ पे बैठ जाएं और 2 घर आगे यहाँ बैठ जाएं, ध्यान समझिएगा मित्रों, तो शुक्रदेव जो है अस्त नहीं माने जाएंगे, शुक्रदेव फल देने में सक्षम होंगे। देखिए 2 घर पीछे और 2 घर आगे शुक्रदेव होगा। तो इस सूत्र को जो है विशेष आप ध्यान में रखिएगा जब आप जन्म कुंडली की गणना करिएगा। मित्रों जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, वही लग्नेश नवमांश कुंडली में नीच राशि या 6ठे 8वें या 12वें भाव में चला जाता है तो मित्रों लग्नेश पीड़ित हो जाता है। ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में लग्नेश मित्रों जन्म कुंडली में लग्नेश की बहुत अच्छी स्थिति है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, लेकिन वही लग्नेश नवमांश कुंडली में नीच के हो जाए, 6ठे 8वें और 12वें भाव में हो जाए तो मित्रों लग्नेश जो है पीड़ित माना जाएगा। तो जातक को जीवन में अधिक संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। देखिए लग्न कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनको नवमांश में आप चेक करिए कहीं 6ठे
8वें या 12वें भाव में तो नहीं बैठ गए हैं मित्रों। तो इन सारी चीजों को आप चेक कर लीजिए, तब गणना करिए, नहीं तो आपका फलित जो है वो गलत हो सकता है मित्रों। जन्म कुंडली के 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। देखिए मित्रों, ये जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, ये 7वां भाव है, तो यहाँ से जो है मित्रों विवाह का विचार किया जाता है। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी, ध्यान से समझिएगा मित्रों, कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश नीच राशि का हो या 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो मित्रों, ध्यान से समझिएगा। लेकिन नवमांश कुंडली में यही सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में चला जाए और केंद्र त्रिकोण राशि में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन जो है सुखद होता है मित्रों। ये नवमांश कुंडली का इंपॉर्टेंस होती। तो मित्रों, लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी सूक्ष्म अध्ययन करके तब आप कुंडली की गणना करिए मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।